प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं जिसमें अपन संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और जो भी भाषाएं हैं संविधान में लिखित है, उन सारी बातों की अपन एक एक करके चर्चा करने वाले। तो आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इन टॉपिकों से हर एक एग्जाम में प्रश्न है जो पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको चिंता नहीं लेनी है बिल्कुल भी। मैं एकदम सिंपल बेसिक से शुरू करूंगा और शून्य से आपको शिखर तक लेकर जाऊंगा। तो आपको इनमें इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है। तो अपन सीधे ही बात करें उससे पहले देख लेते हैं संविधान का प्रमुख जो बेसिक है, जो है संविधान की अनुसूचियां। जो भारतीय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है, उसमें एक एक करके अपन देखते हैं। और टोटल जो अनुच्छेद है जो 395 है। तो अपन पहले अनुसूची है वो किससे संबंधित है देखते हैं। पहली पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, यानी पहली पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी जो अनुसूची है उसमें अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। आपको बस इतना पूछा जाएगा कि जो भी न्यायालय और या भी जो मंत्री है या संसद है उनके जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची है इसमें कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें कहा गया है कि जो अधिकारियों को शपथ लेने का प्रावधान है। मूल रूप से आप ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना कि शपथ लेने का प्रावधान है जो किस अनुसूची में, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची है जो भारतीय संविधान में राज्यसभा सीट है उनमें आवंटन की गई है, जो चौथी अनुसूची में की गई है। अब देखते हैं अगली अनुसूची हमारी जो है पांचवी अनुसूची है, जो हमारे विभिन्न अनुसूचित और जो अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। और ये क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। इनके प्रशासन से संबंधित जानकारी है जो पांचवी अनुसूची में, यानी पहली अनुसूची में हो गया राज्य है। उसके बाद उनका क्या देने पड़ेगा, राज्य है तो उनके अधिकारियों बिठाने पड़ेंगे, उसमें वेतन देना पड़ेगा। अगला उसमें जो अधिकारी बिठाएंगे उन्हें शपथ देना पड़ेगा। इस तरह आप ट्रिक से भी याद रख ले पाते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन है जो नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो है कि पांचवी अनुसूची है जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान है, जो आपको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जामों में से पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है छठी है जो अनुसूची है, जो संविधान की छठी अनुसूची है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है जो राज्यों को जनजाति प्रशासन, यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये, इसमें जो अपने राज्यों के जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। इसका एक ट्रिक है मेरे पास जो है ATTM है, जो इस ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हो। यानी ATM यानी असम, AT यानी कि त्रिपुरा, और ATMM जो मेघालय और मिजोरम है, जो इसमें सही बैठेगा आपके। अगली सातवीं अनुसूची है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ध्यान रखना आपको जो संघ है उसके संबंधित शक्तियाँ हैं उसका वर्णन है, यानी सूचियों से संबंधित है। संविधान के अंदर जो आठवीं अनुसूची और केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का है वो जो वितरण है, यानी तीन सूचियां बनाई हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है हमारा कि जो आठवीं अनुसूची है उसमें ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो आठवीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं हैं जो रखी हुई है। अब के लिए इतना आपको ध्यान रखना है, परंतु वीडियो के आगे अपन बात करेंगे उन 22 भाषाओं के ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसमें जो भाषाओं को उल्लेख है जो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत है। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, तो और जब संविधान लागू हुआ तो आठवीं अनुसूची में मूल रूप से थी। यानी कि मूल रूप से जो संविधान के अंतर्गत अपने अनुसूचियां थी जो आठ थी, उसके बाद समय समय पर है जो प्रावधान के माध्यम से अनुच्छेद संशोधन करके विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से है जो अपनी अनुसूचियां जो जोड़ी गई है। अगला है कि जो नौवीं अनुसूची है जो किससे संबंधित है, तो आपको पता है 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यानी आपको ये बात भी इम्पोर्टेंट रखनी है कि इसे नवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1951 में जोड़ा गया था। और इस अनुसूची के अंतर्गत जो संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है जो किया हुआ है, मूल रूप से जो संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है जो नवीं अनुसूची में। और खास बात यह है कि नवीं अनुसूची में शामिल विषयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अदालत में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। आपको बस एक ये बात है जो नहीं भूलना है कि इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का है जो उल्लेख हुआ है। अगले चलते हैं अपन आगे चलते हैं।
तो अपन की आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से तो ये ध्यान रखना है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और संविधान की 10वीं अनुसूची है जो 1985, इसके अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। और वो अपने 9वीं अनुसूची थी जो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। और ये 10वीं अनुसूची है जो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें दल बदल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको मूल रूप से ये, तो आप भूलना ही नहीं है इसको, तो आपकी मुख्य जबान पे होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची है जो संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में और 93 को इसको 73वें संविधान संशोधन है उसको लागू किया के माध्यम से है जो जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज का उल्लेख है। और वर्तमान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित कितने विषय है, 29 विषय इसमें शामिल है। ये प्रश्न एक एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो 1973वां संविधान संशोधन है जो कब किया, 1992 में, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित। इसमें विषय कितने हैं टोटल, जो है 29 विषय हैं। अगली एक 12वीं अनुसूची है, तो इसके अंतर्गत 1993 में 74वां संविधान संशोधन है जो उसके द्वारा जोड़ी गई। और जो संविधान में 12वीं अनुसूची में शहरों यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख है, यानी इसमें तो ग्रामीण की पंचायत राज और इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। वर्तमान में नगर पालिका की 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय है और यहाँ पर 11वीं अनुसूची में टोटल विषय देखे तो 29 और यहाँ देखे तो 18 विषय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। 9वीं से 12वीं अनुसूची है ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ये भी ध्यान रखना है। तो एक साथ बता दूं आपको एक बार और कि 9वीं अनुसूची है जो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और जो 10वीं अनुसूची है जो अपने 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और 11वीं है जो अनुसूची है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और जो 12वीं अनुसूची है वो अपने 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और इसके साथ एक और बात ये है खास है कि इसमें 29 विषय और इसमें 18 विषय, और ये जो पंचायत राज से संबंधित है और ये नगर पालिका से संबंधित है। अगली ओर चलते हैं अपने अगले पर। तो अपन एक बार संविधान के जो भी भाग हैं वहाँ से भी प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, तो मेरा ये वादा रहेगा कि आपके इसके बाद है जो कोई भी कन्फ्यूजन है जो नहीं रहेगा। तो उससे पहले अपन थोड़ा सा संविधान के बारे में बेसिक सा समझ ले कि जो टोटल भाग है जो कितने हैं, 22 है। और टोटल अनुच्छेद है जो 300 अपने हैं 95। और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और इसमें एक प्रस्तावना भी है और 395 अनुच्छेद है और 22 भाषाएं हैं। तो एक एक करके संविधान के संपूर्ण भाग है जो अपन कुछ ही देर में समझ लेंगे। पहला भाग है जो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा भाग है कि नागरिक से संबंधित। तो नागरिक होगा तो सीधी सी बात है उनको अधिकार भी देना पड़ेगा। तो जस्ट बाद में ही अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन है तीसरे भाग में। और चौथे भाग में है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका उल्लेख है। 5वें के अंतर्गत है जो संघ का उल्लेख है, यानी कि मौलिक अधिकार दे दिए, फिर नीति निर्देशक तत्व दे दिए, सिद्धांत दे दिए, फिर संघ है उसका उल्लेख कौन से में हो, तो वो 5वें में। और छठे के अंदर के ध्यान रखना संघ के बाद जस्ट बाद क्या है, राज्य का उल्लेख है। और जो छठा भाग है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों की शक्तियाँ और उसका कार्य का विवरण है। और 237 के बाद है जो केंद्र सरकार की शक्तियों का विवरण होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा अपना 7वां है जो भाग है जो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य है वो उसका वर्णन 7वें में। और 7वां संविधान की जो पहली अनुसूची है भाग बी है जो राज्यों से संबंधित है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो 7वां भाग है जो राज्यों से संबंधित है। तो अपना 8वां भाग ये देखो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। फिर जो 8वां भाग है उसमें अनुच्छेद 239 से 200 अपने 42 तक है जो इसमें वर्णन है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि जो 8वें के बाद जो 9वां भाग जो पंचायतों से संबंधित वर्णन है जो करता है। अगला जो 9वां भाग है उसमें एक और ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243 से यहाँ पर 243 ओ है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ है के साथ पंचायतों की संरचना और संगठन को संबोधित करता है। तो अपना सीधी सी बात है कि 9वां भाग जो पूर्ण रूप से किस को है, पंचायतों से संबंधित है।
और जो 8वां भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, और पहला 7वां भाग राज्यों से। तो आप क्रम में ध्यान रखें, पहले राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि जो भाग ये है अपना नवा ए है जो नगर पालिका से संबंधित है। ध्यान रखना है, नवा ए तो है नगर पालिका से, और नवा है जो है अपने पंचायतों से। अगले संविधान के भाग क्या है देखते हैं। अगला है जो नवा बी है जो सहकारी समिति से, और नवा ए है जो नगर पालिका से संबंधित, और नवा है जो किससे है, वो है अपने पंचायतों से संबंधित। तो एक साथ ध्यान रखना है। अगला 10वां है जो अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, भाग 10वां। और 11वां है जो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है आपसी, उनकी जो प्रक्रिया है जो इस भाग में कही गई है 11वें भाग के अंतर्गत। एक बार दोस्तों मैं बता देने के बाद जो आपको एक बार खुद यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये सब कुछ है जो कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाएगा। अगला 12वां है जिसमें वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे है उससे संबंधित है जो प्रावधान है जो भाग 12 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी तक भी कई बार इसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भाग जो 13 है उसमें भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है उसका है जो, यानी भारत के क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य यानी कि दो राज्य हैं उसके बीच किस तरह का व्यापार रहेगा, वाणिज्य रहेगा, और समागम यानी कि उसमें आपसी संबंध है जो किस प्रकार से रहेंगे उसका वर्णन है जो संविधान के भाग 13 के अंतर्गत है। अगला जो अपना है 14वां, उसमें संघ और राज्यों के अधीन है जो सेवाएं उसका उल्लेख है, यानी कि 14वें भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं उसका भाग है। और 13वें के अंतर्गत आपसी राज्यों के बीच जो व्यापार और वाणिज्य उससे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं जो अपना 14वां ए है उसमें न्यायाधिकरण है उसका वर्णन है। बस आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो न्यायाधिकरण है जो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत है। फिर अपन को संविधान का भाग जो 15 है जो चुनाव से संबंधित है, जो जितने भी चुनाव है किस प्रक्रिया होगी क्या रहेगा उन सारी बातों की चर्चा है जो संविधान की भाग है जो 15 के अंतर्गत की गई है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के भाग 15 के अंतर्गत क्या है, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। अगला है अपना 16वां संविधान का भाग है उसमें कुछ वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है, यानी कि जो पिछड़े हुए वर्ग है उसके लिए क्या रियायती और सहायता हितकारी रहेगी उसका जो संपूर्ण वर्णन है जो इसके अंतर्गत है। अगला है जो अपना 16 के बाद 17वां है जो राजभाषा से संबंधित है, यानी कि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा से संबंधित सारा वर्णन है जो संविधान के भाग 17 के अंतर्गत है, इंपॉर्टेंट है। अगला 18वां भाग है जो आपातकालीन प्रावधान, यानी जो आपातकालीन, और ये चुनाव वाला तो कई बार है जो पूछा हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चुनाव है वो 15वें भाग के अंतर्गत और आपातकालीन है जो 18वें भाग के अंतर्गत। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को, तो आपको पता है कि हर जो चुनाव है जो बहुत सारे जो 5 साल बाद होते हैं तो चुनाव से संबंधित 15 हो गया, और जो आपातकाल है वो आपको ध्यान रख लेना है 18वां है। तो एक इस तरह से अलग कर दे और दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो 18 के बाद जो 19वां है जो विविध है, यानी कि विविध से संबंधित जो अन्य विषय होते हैं संविधान के अंतर्गत वो सभी के सभी भाग 19 में रखे गए हैं। 20 में संविधान में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया को, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भाग 20 में रखा गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है जो संविधान का 21वां भाग है उसमें जो अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है जो सभी के सभी भाग 21 के अंतर्गत है। और 22वें भाग के अंदर संक्षिप्त जो शीर्षक और प्रारंभ और हिंदी में आधिकारिक पाठ और जो निरंसन है जो 22वें भाग में। तो इस तरह से ये भाग थे। अब अपन थोड़े से जो संविधान में वर्णित भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं भाषा की ओर। तो अपन की जो भाषाएं हैं जो टोटल संविधान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और किस अनुसूची में है तो आपको मैं बता दूं, अनुसूची है जो 8वीं अनुसूची है, जो आपको पता है मूल रूप से संविधान की अनुसूची है, और इसमें टोटल है जो 22 भाषाएं हैं। तो अपन थोड़े से ये देखने के बाद अपन पहले थोड़े मैप की तरफ देख लेते हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं, अपन को अच्छे से याद रहेगा। यानी यहाँ सिंधी है, फिर यहाँ सॉरी यहाँ कश्मीरी, फिर यहाँ सिंधी, इस तरह से आप क्रम में याद रखोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी याद रहेगा। अब सिंधी है जो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है जो था, परंतु जो पहले था जो अपने भारत का ही हुआ करता था, पर अब है जो
पाकिस्तान का यहाँ सिंध प्रदेश होने के कारण यहाँ सिंधी बोली जाती है, जो उसका वर्णन है जो हमारे संविधान के अंतर्गत है। तो पहले कश्मीरी, सिंधी, फिर जस्ट यहाँ पंजाबी, फिर हिंदी, हिंदी के साथ में अपने जो बंगाली, जस्ट ध्यान रख ले बंगाली, फिर जो उड़िया है जो अब ओडिया के नाम से भी जानी जाती है, उड़िया और ओडिया ये एक ही है, ध्यान रखना है। बंगाली, उड़िया, ओडिया, फिर यहाँ देखें तो गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और कोंकणी, ये एक साथ मैप में यदि आप देखोगे तो आपको अच्छे से याद रखेगा। एक बार और है जो मैप के अंदर ऊपर से देखते हैं कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कोंकणी है जो केरल के तट है वहाँ पर बोली जाती है, कन्नड़ है जो कर्नाटक के क्षेत्र में बोली जाती है, तेलुगु तमिलनाडु में, और जो तमिल है जो तमिलनाडु में, और एक मलयालम है जो केरल का हिस्सा है। ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है कि कोंकणी है जो किस राज्य में बोली जाती है, तो गोवा, और मलयालम है जो अपने केरल में, और कन्नड़ है जो कर्नाटक में बोली जाती है। और इसके साथ यहाँ और है मणिपुरी है, और एक अपने असमिया है ये भी है, और एक नेपाली है उसका भी वर्णन है जो संविधान के अंतर्गत है। तो फिर जो और बस्ती है वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये भाषा ऐड होने के बाद अपनी टोटल है जो 22 भाषाएं हो जाएगी। एक बार इसमें देख लेते याद हो जाएगा। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस तरह से आप एक बार और इसकी प्रैक्टिस करना। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा है जो नहीं है इनमें से, ऐसे करके दे दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। तो ये था आज का अपना सेशन। अब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।